हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि आपके लेक्चर 12 कंप्लीट हो गए हैं और उसमें सीओबी ख़त्म होने वाला है लगभग लगभग, है ना। तो लेक्चर नंबर हम लोग 13 पे आ गए हैं। आज देखते हैं सीओबी बचेगा तो बचेगा, अदरवाइज आज हम फिनिश ही कर देंगे, है ना। लेक्चर नंबर 13। सीओबी चल रहा था, यूनिट 4 है, लेक्चर नंबर 13 पे आ गए। जैसे अब अगर मान लो कई तरीके की हमने जो है नेसेसरी कंडीशंस पढ़ ली हैं। अब इसी तरीके से अगर कोई फंक्शनल इस टाइप का दिया जाए आपको, आई इज इक्वल टू x0 से लेके x1, और फंक्शन में क्या है कि x है पॉइंट, एक y1 है और y1 का डेरिवेटिव है, दूसरा पॉइंट y2 है और y2 का डेरिवेटिव है। मतलब अब की बार जो डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं वो डबल आ रहे हैं, dx इस तरीके से कुछ आ रहा है। तो इस वाले डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन बनती है, इसके लिए जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन आएगी वो क्या बनने वाली है, देखिए। आप सबसे पहले y1 के रिस्पेक्ट में इसको पार्सली डिफरेंशिएट करोगे, माइनस वही रखोगे डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल y1, हो जाएगा 0। दोबारा क्या करोगे, इसी तरीके की हमारे पास होगी आइलर्स लैग्रांजियन इक्वेशन होती है, इसको y2 के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफरेंशिएट करोगे, फिर से इसे y2 डैश के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफरेंशिएट करोगे, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये दोनों मिला के नेसेसरी कंडीशन बनेंगी इस वाले टाइप के फंक्शनल के लिए। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक दूसरी बात देखो कि अगर यही फंक्शनल कन्वर्ट होके मान लो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखता है तो कैसे हम उसकी नेसेसरी कंडीशन लिखते हैं। मान लो जैसे यही फंक्शनल इसमें कन्वर्ट हो जाए, आई बराबर हमारे पास आएगा x0 से लेके x1, यहाँ पे आ जाए एफ ऑफ x कामा y1 डैश कामा y2 डैश कामा y3 और y3 डैश, और साथ में क्या है हमारे पास dx। क्लियर। तो इसकी जो है नेसेसरी कंडीशन क्या आएगी, आप सबसे पहले इसको y1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स, वाई के डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे, बराबर 0। दोबारा में आप इसको y2 के रिस्पेक्ट में करोगे, माइनस डी बाई डी एक्स, इसको y2 के डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर इसको आप y3 के रिस्पेक्ट में करेंगे, माइनस इसको y3 के डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में करेंगे, बराबर 0। ठीक। ये तीन आपके पास इस तरीके से मिलके, ये तीनों मिलके बनाएंगी क्या, नेसेसरी कंडीशन। किस टाइप के फंक्शनल के लिए, इस टाइप के फंक्शनल के लिए। तो ऐसे भी लिखना भी आना चाहिए आपको। मान लो इस तरीके से कुछ दिया गया है तो नेसेसरी कंडीशन हम कैसे लिखेंगे, ये चीज़ भी आपको क्लियर रूप से आनी चाहिए। ओके। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इस पे। क्वेश्चन लिखिए, जैसे लिखा आई ऑफ वाई एक्स कामा जेड एक्स, कोई दो वेरिएबल, ठीक है। और ये हमारे पास लिमिट दी गई है 0 से लेके x की, 2yz माइनस 2y² प्लस y डैश स्क्वायर माइनस z डैश स्क्वायर। ये हमको फंक्शनल दिया गया है और साथ में dx है। हमको क्या निकालना है, एक्सट्रीमल। एक्सट्रीमल में क्या निकालना है आपको, y निकालना है और z निकालना है, क्योंकि अब की बात डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कितने हैं, y और z। जो यहाँ पे लिखे जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे बताओ। बड़ा आसान है सॉल्व करना इसको। तो जो फंक्शनल होता है उसको अलग लिख लीजिए, 2yz माइनस 2y² प्लस y डैश स्क्वायर माइनस z डैश स्क्वायर। ठीक। तो आपके पास दो कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन, आप y में और z में जितने वेरिएबल हैं, डेल एफ बाई, इसको एक बार y के रिस्पेक्ट में करो, माइनस का डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, बराबर क्या होगा 0। एंड दोबारा में क्या करो, इसे z के रिस्पेक्ट में करो, डेल एफ बाई डेल z माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल z डैश। ठीक। बराबर क्या आ जाएगा 0।
इस तरीके से टर्म्स मेरे पास क्या होंगी, आ जाएंगी। अब क्या करना है, फिर इन्हीं को हमें फिर से क्या करना है, वैल्यूज यहाँ से हमको निकालनी है। देखो जैसे मान लो ई एफ है, इसको वाई के रिस्पेक्ट में आप करोगे डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक मिनट, देखो डेल एफ अपॉन डेल वाई, जिसको वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, 2z आएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 4y, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। फिर इसको z के रिस्पेक्ट में करोगे जब डेल एफ बाई डेल z, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 2y, जब z के रिस्पेक्ट में करोगे माइनस का 0, माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि और z यहाँ पे है नहीं। दूसरा देखो, जब इसको y डैश के रिस्पेक्ट में करोगे आप डिफ्रेंशिएट, तो आपके पास आएगा माइनस का 4 नहीं माइनस का 2 आगे आ जाएगा, y डैश आएगा। और जब आप इसको डेल एफ बाई डेल जेड डैश के रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा माइनस का 2z डैश, यहाँ पे y डैश के आगे प्लस है तो इसे माइनस हटा दो, प्लस लगेगा, ठीक। अब ये वैल्यूज आप क्या करो, ये सारी की सारी वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, जिस इक्वेशन का नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 दे के रखा आपको, क्लियर। देखो जब इसमें रखोगे, जैसे डेल एफ बाई डेल वाई था हमारे पास, क्या था, फिर से मैं लिख लेता हूँ एक बार, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस का डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश बराबर 0 था। तो जैसे डेल एफ बाई डेल वाई क्या निकला है, 2z माइनस का डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश हमारे पास क्या निकला है, बताओ, डेल एफ बाई डेल वाई डैश हमारे पास क्या निकला है। एक मिनट ज़रा रुको, इसे बैक करो। जब इसको y के रिस्पेक्ट में आप करोगे 2z माइनस 4y निकला है, क्या निकला है, 2z माइनस 4y, इसको काटो, यहाँ पे फिर से लिखो 2z माइनस का 4y माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश क्या निकला है इसके पास, है ना, 2y डैश निकला है, बराबर क्या हो जाएगा 0। दूसरा ज़रा देखो क्या था, डेल एफ बाई डेल जेड माइनस का डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल जेड डैश, आप लोग कॉपी में अपनी अपनी देखिए, ये वाला था, ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन, इसके लिए जेड के रिस्पेक्ट में किया है तो 2y आया माइनस डी बाई डी एक्स, माइनस का 2z डैश आया जेड डैश के रिस्पेक्ट में जब करोगे, तो ये इसको और सॉल्व करोगे तो 2y माइनस 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 प्लस 2 आगे आएगा, जेड का डैश का अगेन होगा तो जेड डबल डैश आएगा बराबर 0, इसको करो, ये हो गया 2z माइनस का 4y माइनस 2y डैश का करोगे तो डबल डैश आएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको यहाँ से क्या करो, हम 2 माइनस एडजस्ट करो तो हमारे पास क्या आएगा, y डबल डैश प्लस का 2y माइनस का क्या हो गया z, माइनस कॉमन लेके बाहर कर दिया, 2 कॉमन लेके बाहर कर दिया, यहाँ से भी 2 कॉमन लेके बाहर कर दो तो z डबल डैश प्लस y बराबर क्या आ गया 0। एक हमारे पास ये इक्वेशन बनी स्टार 2 और एक हमारे पास ये इक्वेशन बनी स्टार 1। दोनों इक्वेशन से स्टार 2 से और स्टार 1 से हमको क्या करना है, y और z की वैल्यू निकालनी है, वही हमारे पास क्या रहने वाला है, एक्सट्रीमल रहने वाला है। तो हम सॉल्व करते हैं और y z की वैल्यूज़ निकालने की हम कोशिश यहाँ से करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आएगा, क्लियर। जैसे ध्यान दो, यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है कि z बराबर अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, y डबल डैश आएगा प्लस y, ये हमारे पास z की वैल्यूज आ रही, तो z की वैल्यू ज़रा इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो y डबल डैश प्लस 2y, इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, प्लस z की जगह पे रखा y बराबर 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y का 4 डैश के पावर 4 डैश प्लस 2 टाइम्स y डबल डैश प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 0। ये वाली हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्या बनी, y। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं क्या आएगा, y की वैल्यूज निकल जाएंगी, जैसे ही y की वैल्यूज निकल जाएंगी हमारे पास z भी मिल जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक। देखते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, y की पावर 4 डैश प्लस 2y बराबर 2y डबल डैश प्लस y बराबर 0, यहाँ से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो तो क्या आएगी, m की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0,
इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा यम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से यम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 आया एंड यम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 आया। यहाँ से m बराबर प्लस माइनस 1 आई निकला और यहाँ से भी m बराबर क्या निकला, प्लस माइनस आई। तो रूट्स जो है वो रिपीट कर गए। तो जब रूट्स रिपीट कर जाते हैं तो हमने इसका फार्मूला लिखवाया था, y बराबर क्या आएगा a1x प्लस a2 और साथ में क्या आ जाएगा cos ऑफ x प्लस b1x प्लस का b2 और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास sin x। क्लियर, ये हमारे पास y निकल आया। अब हमको क्या चाहिए z। अभी हमने z बराबर लिखा था, क्या लिखा था बताओ, z बराबर हमने लिखा था, क्या लिखा था बोलिए, z बराबर हमने लिखा था y डबल डैश प्लस 2y, ये लिखा था। बहुत बढ़िया। तो अब क्या करो, z की वैल्यू निकालने के लिए इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिख दो। एक काम ये कर सकते हो और प्लस 2y उसमें ऐड कर सकते हो। एक तरीका ये हो गया। z निकालने का तरीका क्या है कि y को 2 बार डिफरेंशिएट करो। इसको जब 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, जैसे इसको 2 बार y डैश निकालो यहाँ से, तो y डैश निकल के आएगा a1x प्लस a2, कॉस का हो जाएगा माइनस आगे लगा दो साइन x प्लस कॉस x, ऐसे ही रोक लो और साथ में आ जाएगा a1, x का हो जाएगा 1, a2 का हो जाएगा 0। इसका करो b1x प्लस b2, b1x प्लस b2, साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x को ऐसे ही रोक लो और साथ में आ जाएगा b2। क्लियर, ये एक बार हो गया, एक बार हो गया। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करो, 2 बार डिफरेंशिएट करो। अगेन जब इसको डिफरेंशिएट करोगे इसको भी यहीं पे रोको, इसको भी यहीं पे छोड़ दो। अभी हम इसी से डील कर लें। y डबल डैश निकालो, y डबल डैश क्या निकलेगा, इसको फिर से a फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाओ तो माइनस तो रहेगा ही, a1x प्लस a2 साइन x का क्या हो गया cos x प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन x को ऐसे ही रखो और साथ में आ जाएगा a1, ओके, प्लस cos का जब करोगे तो माइनस का साइन x और साथ में a1, फिर क्या आएगा प्लस इसमें जब लगाओ b1 प्लस b2, b1x प्लस b2 और cos का हो जाएगा हमारे पास यहाँ माइनस लगा दो, माइनस का साइन x, माइनस का साइन x प्लस cos x प्लस cos x और साथ में आएगा b1, ठीक। और फिर साइन का जब करोगे तो आ जाएगा cos x और साथ में आ जाएगा b2, साइन का जब करोगे तो आ जाएगा cos x और साथ में क्या आ जाएगा b1 आएगा, नॉट b2। यहाँ पे भी b1 ही रहेगा, है ना, b2 कहाँ से आ जाएगा। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा सही कर लो, ढंग से लिख लो। तो ढंग से लिखने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये यहाँ से देखो ये सेम सेम लग रहे हैं, लग रहे हैं ना दोनों टर्म। तो ये और ये वाला टर्म जो cos वाला है आ जाएगा हमारे पास, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको इरेज करके, इसको इरेज करके मैं ऊपर लिख देता हूँ कि क्या वैल्यूज निकलने वाली, ठीक। हाँ, यहाँ से आएगा y डबल डैश बराबर माइनस का a1x प्लस a2 और साथ में आ गया cos x, साथ में आएगा माइनस का b1x प्लस b2 और साथ में आ गया यहाँ पे sin x और ये आ गया माइनस का 2 टाइम्स sin x a1 प्लस का 2 टाइम्स cos x b1 प्लस का 2 टाइम्स cos x क्या आ गया b1, ये आ गया y डबल डैश, ओके। बहुत बढ़िया। और जब y डबल डैश निकल गया है तो हमको z चाहिए। तो z के लिए ये वाला फार्मूला निकला था, देखो z बराबर क्या निकला था, y डबल डैश प्लस का 2y, y डबल डैश की यहाँ पे वैल्यू रख दो प्लस का 2 टाइम्स y की यहाँ पे वैल्यू रख दो। अब y डबल डैश की अभी वैल्यू निकाली है, क्या आई है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, देखो ये वाली टर्म्स आई है। अब इस वाली टर्म्स को यहाँ पे रखो और फिर 2 से y को मल्टीप्लाई करो और फिर सारी वैल्यूज आप निकाल लो। करके दिखाएं या कर लेंगे आप लोग, बताइए।
आई थिंक ये वाला काम आप कर लोगे, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, z आपको मिल जाएगा, यहाँ से क्या होगा, z आपको मिल जाएगा। तो y भी चाहिए और z भी चाहिए, ये हमको एक्सट्रीमल चाहिए थे, दोनों के दोनों हमें मिल गए। समझ में आ गई बात नहीं कि आपको एक्सट्रीमल को निकालना कैसे है ना। इसमें पुट कर दोगे y डबल डैश की वैल्यू और y की वैल्यू, और आपको क्या मिल जाएगा, एक्सट्रीमल मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा और z भी मिल जाएगा। क्लियर, ओके। अब देखो, इसके बाद एक आता है कि आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लो, काम आता है। आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम, आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम, आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम क्या होता है। जैसे मान लो हमको एक्सट्रीमल फाइंड करना है, कि फाइंड द एक्सट्रीमल, फाइंड द एक्सट्रीमल आई बराबर हमें दिया गया है क्या, x1 से लेके x2 की टर्म है, जहाँ पे f x y और y डैश है, और साथ में क्या है dx। इसमें एक कांस्टेंट दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपको एक मान लो j दिया गया, तो वो हमारे पास क्या है, x1 से लेके x2, ओके, हमारे पास g x y y डैश, ठीक है, और साथ में यहाँ पे dx बराबर कुछ कांस्टेंट में दिया जाएगा। जो कांस्टेंट होगा, एक दूसरा एक्सट्रीमल j होगा, बराबर कुछ कांस्टेंट करके दिया जाएगा, है ना। तो इसमें क्या करोगे, इसके सोल्यूशन के लिए आप सबसे पहले एक h डिफाइन करोगे, और h बराबर मानोगे f, जो पहले वाले एक्सट्रीमल में फंक्शनल लिखा है, प्लस लेमडा टाइम्स दूसरे वाले एक्सट्रीमल में जो फंक्शनल लिखा है उसको, जहाँ पे जो लेमडा है वो लैग्रांज मल्टीप्लायर्स है, क्या है, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स, ठीक। इसको आप नेसेसरी कंडीशन पहले लिखनी पड़ेगी। नेसेसरी कंडीशन क्या आएगी, सेम वही होगी, डेल एच अपॉन डेल वाई माइनस का डी वाई डी एक्स डेल एच अपॉन डेल वाई डैश बराबर का क्या आ जाएगा, 0। इस वाली नेसेसरी कंडीशन से फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे और इसका आंसर हम निकालेंगे, ओके। अब देखो किस तरीके से आइसोपेरीमेट्रिक को हम सॉल्व करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एक्सट्रीमल, फाइंड एक्सट्रीमल ऑफ आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम, आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम आई बराबर क्या है हमारे पास, x0 से लेके x1 y डैश स्क्वायर डी एक्स, एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट क्या है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ये हमको गिवन है x0 से लेके x1 y डी एक्स बराबर c, ऐसा कुछ गिवन है। तो मान लो हमारे पास ये क्या गिवन है, f गिवन है, और दूसरा जो जिसके जो कुछ कांस्टेंट के बराबर गिवन होता है उसको क्या मानते हैं, g। ये वाला हमारा क्या है, g। तो हमें एक h डिफाइन करके बनाना होगा, क्या, f प्लस लेमडा g। f क्या हमारे पास, y डैश स्क्वायर प्लस लेमडा g क्या हमारे पास, y। अब क्या करोगे, नेसेसरी कंडीशन लगाओगे, डेल h अपॉन डेल y निकालोगे, माइनस का d बाई डी एक्स डेल h अपॉन डेल y डैश निकालोगे, बराबर क्या आएगा, 0। तो जब y के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा लेमडा बाहर, माइनस का d बाई डी एक्स, वाई डैश के रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा 2y डैश, बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, यह है लेमडा, माइनस का 2y डबल डैश बराबर क्या आ गया, 0। तो इससे जब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो y डबल डैश बराबर क्या आएगा, लेमडा बाई 2। एक बार इसे इंटीग्रेट करोगे तो y डैश बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा बाई 2x प्लस सी। फिर क्या आ जाएगा, अगेन इसको जब इंटीग्रेट करोगे आप तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आएगा, y बराबर लेमडा बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का, यहाँ पे सी लिख दो,
सी एक्स प्लस का एक और कांस्टेंट डी आ जाएगा, तो आ गया लेमडा बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस टी, ये हो गया वाई। ये हो गया हमारे पास ओवरऑल एक्सट्रीमल आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम। ये होती है, ये कहता है कि मतलब एक सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपको दिया जाएगा जिसको मिला के हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है, उसे हम आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम कहते हैं। ओके, इसे और दूसरा क्वेश्चन एक करते हैं, समझ में आएगा आप लोगों को, है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, लिखिए क्वेश्चन है फाइंड द प्लेन कर्व ऑफ फिक्स्ड पैरामीटर, फाइंड द प्लेन कर्व, फाइंड द प्लेन कर्व ऑफ फिक्स्ड पैरामीटर, ऑफ फिक्स्ड पैरामीटर एंड मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया यानी मैक्सिमम एक्सट्रीमल फाइंड करना है। कह रहा है एक कर्व है, प्लेन कर्व, इस तरीके से मान लो कोई कर्व बना है, एक पॉइंट इसका P है और एक पॉइंट इसका Q है। P पॉइंट पे वो कुछ पॉइंट x1 y1 रख रहा है, Q पे मान लिया x2 y2 रख रहा है, तो उससे बनने वाला जो एरिया है हमारे पास उस कर्व के थ्रू बनने वाला वो ये वाला एरिया है, इसी को कह रहा है मैक्सिमाइज करना है। तो क्या आएगा बताओ, एरिया की लेंथ का फार्मूला क्या होता है, आर्क ऑफ लेंथ जिसे बोलते हैं, है ना, आर्क की लेंथ का फार्मूला क्या होता है, आर्क की लेंथ का फार्मूला क्या होता है बताओ। ये हमारे पास होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर लिखेंगे और साथ में dx बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। इसे बोलते हैं हम पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, उस रस्सी या डोर जो कुछ भी हो उसकी जो लेंथ होती है उसी को तो पेरीमीटर बोलते हैं। तो आर्क लेंथ का जो फार्मूला आता है वो ये होता है। दूसरा एक एरिया होता है, एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाएंगे और वाई डी एक्स हम लिखेंगे, समझ में आया। तो देखो दो हमारे पास बन गए, यहाँ पे क्या है, उस प्लेन का कर्व का एरिया फाइंड करना है, मैक्सिमम एरिया जिसका पेरीमीटर फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड पेरीमीटर यानी आर्क लेंथ हमको मिल गई और ये हमको ये मिल गया। तो ये हमारे पास जो टर्म मिला है इसे जी कहेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट के बराबर है। दूसरा इसको क्या कहेंगे, एच, एफ कहेंगे। तो एच बराबर हम डिजाइन करेंगे क्या, एफ प्लस लेमडा जी, ठीक। एफ की वैल्यू हमारे पास है वाई प्लस लेमडा, जी की वैल्यू है अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमारे पास एच, ये इतना टर्म आया। ओके, अब क्या करेंगे, अब फिर से हमारा वही काम हो जाएगा कि हम इसमें नेसेसरी कंडीशन लगाएंगे। तो हमारे पास आएगा डेल एच अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एच अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0। जैसे ही y के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो y के रिस्पेक्ट में हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1, क्योंकि हमको यही तो दिया गया है। h बराबर क्या दिया गया है, y प्लस अंडर दी रूट लेमडा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। y के रिस्पेक्ट में करोगे 1 आएगा, d बाई डी एक्स, वाई डैश के रिस्पेक्ट में करोगे लेमडा तो रुका रहेगा अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 2 वाई डैश बराबर हो जाएगा 0। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, हो गया ना कैंसिल, बहुत बढ़िया। अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया फिर आप क्या करो, इसको उधर ले जाओ, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स, लेमडा ऐसे ही रखो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर 1 आ गया। ऐसे कर सकते हैं। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, जैसे इंटीग्रेट करोगे तो लेमडा अंडर रूट ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड वाले का, राइट हैंड साइड में 1 है तो उसे एक्स इंटीग्रेट कर दो और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ए जोड़ दो, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसमें ए जोड़ दो। यहाँ ना जोड़ो, मैं भी बताता हूँ कहाँ जोड़ना है, इसको इरेजर मारो, है ना। इधर इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक्स, इधर पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ए जोड़ दो, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे लेमडा 1 प्लस
वाई डैश स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए। ये वाली वैल्यूज आ गई। दोनों तरफ इसका क्या कर दो आप, अब आप स्क्वायर कर दो। अब जैसे ही स्क्वायर करोगे, यहाँ वाई डैश छूट गया है, वाई डैश जैसे ही बोथ साइड में स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो ये आएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर बराबर लेमडा स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। इस तरीके से बनेगा, पक्की बात। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई हुआ प्लस ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लेमडा स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बराबर ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, वाई डैश का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा लेमडा स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो यहाँ से हम अगर वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन, अल्टीमेट पर्पस तो हमारा यही है कि वाई की वैल्यू निकले, लेमडा स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से टर्म आई। तो यहाँ से वाई डैश क्या आएगा, यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, तो वही करो। तो यहाँ से जब निकला वाई डैश बराबर हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास एक्स माइनस ए, ऊपर नीचे आएगा हमारे पास अंडर रूट में लेमडा स्क्वायर और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म बनी। ओके, अब क्या करो, इसे इंटीग्रेट करो। जब इंटीग्रेट करोगे तो इसे डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, इधर आ जाएगा डी वाई और इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ए लेमडा स्क्वायर अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और साथ में इधर क्या आएगा, डी एक्स आएगा। ओके, अब क्या करोगे, जैसे ही आप x माइनस ए के स्क्वायर को आप क्या मानोगे, t, इसको जैसे ही आप मानोगे t, बहुत बढ़िया, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x माइनस ए और dx बराबर dt। तो यहाँ से x माइनस ए और dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बाई 2। ये वाली जो वैल्यू है कन्वर्ट हो गई dt बाई 2 में, ये आ गया हमारे पास dt अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट लेमडा स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर, नहीं लेमडा स्क्वायर माइनस का टी और साथ में आ गया डी टी। ठीक है, अब क्या करो, 1/2 तो बाहर आ गया, ये लेमडा स्क्वायर माइनस टी को ऊपर ले जाके क्या करो, पावर माइनस 1/2 और डी टी करके इसको इंटीग्रेट करो, तो 1/2 आ गया। लेमडा स्क्वायर माइनस टी +1 करोगे तो पावर अंडर रूट में चली जाएगी और नीचे +1 करोगे तो 1/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और साथ में नीचे -1 आ जाएगा टी का कोफिशिएंट और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसके अंदर सी ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, माइनस टाइम्स अंडर रूट के अंदर लेमडा स्क्वायर माइनस टी का मान हमारे पास क्या है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। टी का मान हमारे पास क्या है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर, और प्लस का क्या आ गया इधर सी, ये किसके बराबर आया है, y बराबर आया। ध्यान देने योग्य इसमें बात ये है कि जैसे y बराबर आया, इधर c आप ले लो, y माइनस सी हो गया बराबर, इधर हो गया माइनस टाइम्स अंडर रूट के अंदर लेमडा स्क्वायर माइनस का x माइनस ए का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो y माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर बराबर में माइनस का x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और लिखोगे ढंग से तो x माइनस ए का होल स्क्वायर इधर ले आओ प्लस का y माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर लेमडा स्क्वायर। ये हमारे पास एक कर्व आ गया, सर्कल का कर्व आया। तो इस वाली प्रॉब्लम से जब आप सॉल्व करोगे, है ना, आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम को मान के, तो हमारे पास क्या आएगा, एक सर्कल आएगा जिसका सेंटर a कामा सी है और रेडियस क्या है, लेमडा है। तो ये सर्कल हमें दिखाता है कि ये आइसोपेरीमेट्रिक का क्या है, आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम का क्या है, एक्सट्रीमल निकल के आया। क्लियर हो गई इतनी बात कि नहीं, बताओ। आई थिंक क्लियर हो गई होगी, है ना। ओके, अब इसके बाद है ना, इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, है ना। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप इसी तरीके से कर लोगे। ओके, थोड़ी सी एक कंडीशन को और बता देते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत काम आने वाली हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं थोड़ा सा देखता हूँ क्या है बताने लायक, 1 मिनट रुको ज़रा।
जैसे हमने आपको समझाया था, थोड़ा सा पॉइंट्स वाइज है, देखो जैसे हमने आपको समझाया था कि ब्राचिस टू क्रोन प्रॉब्लम, एक ब्राचिस टू क्रोन, ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी। तो ब्राचिस टू क्रोन प्रॉब्लम में जो ब्राचिस टू क्रोन वर्ड है एक ग्रीक भाषा का है, ये पूछा जाता है किस भाषा का है। तो ग्रीक भाषा में एक था वर्ड हमारे पास ब्राचिस, और एक वर्ड था हमारे पास क्रोन। ब्राचिस को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट, मतलब स्मॉल, छोटा। क्रोन को हम कहते हैं टाइम। तो कह रहा है कि जब कोई एक पार्टिकल स्लाइड होता है, मान लो यहाँ से, और वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, वर्टिकल नहीं होता, इस तरीके से कोई पार्टिकल मान लो स्लाइड होता है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और बी पॉइंट पे वो पहुंचा, तो कह रहा है उसको पहुंचने में शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगा उसे, शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगा। तो वो पाथ आपको बताना है कि वो पाथ क्या होगा। वो पाथ क्या निकलता था, साइक्लॉइड निकलता था, याद है करवाया था। वो पाथ क्या निकला था हमारे पास, साइक्लॉइड। तो इसमें दो बातें पूछी जा सकती हैं कि ब्राचिस टू क्रोन प्रॉब्लम किस भाषा का वर्ड है, ये ग्रीक भाषा का है। दूसरा क्वेश्चन, इस कर्व से जो एक्सट्रीमल बनता है वो किस पाथ के थ्रू होगा, साइक्लॉइड के पाथ के थ्रू होगा। ब्राचिस जो वर्ड है वो शॉर्टेस्ट के लिए यूज होता है, और क्रोन्स जो है टाइम के लिए यूज होता है। ओके। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये पूछा जाएगा आपसे कि जो आप सीओबी की स्टडी करते हो इनिशियल स्टेज पे, तो उसको डेवलप किसने किया था। जैसे हम जो नेसेसरी कंडीशन बनाते हैं वो किसकी थी, लैंग्राजियन, आइलर्स लैंग्राजियन की थी ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखो स्टडी, स्टडी ऑफ सीओबी in the initial stage, in the initial stage developed by कौन से डेवलप किए थे, लैंग्राजियन आइलर्स, लैंग्राजियन आइलर्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है लिखो इन सीओबी पाथ ज्वाइनिंग, डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पाथ ज्वाइनिंग सरफेस टू द मिनिमम, टू द surface to the minimum length is known as, जैसे सीओबी में जो पाथ एक ज्वाइन होता है सरफेस पे, तो उसकी जो मिनिमम लेंथ निकलती है, इस वाली प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, जियोडेसिक्स प्रॉब्लम बोलते हैं। जनरली जो जियोडेसिक्स प्रॉब्लम है वो आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस में, सेमेस्टर 6 में पढ़ेंगे, ठीक है, वो वहाँ का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब पूछ लिया जाता है कि जो पाथ ज्वाइनिंग सरफेस टू द मिनिमम लेंथ है वो किस प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है, तो जियोडेसिक प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है, ठीक। अब एक इसमें लास्ट वर्ड बचा हुआ है, उसको भी डील कर लेते हैं कि प्रॉक्सिमिटी क्या होती है। प्रॉक्सिमिटी, जैसे प्रॉक्सिमिटी में आपको एक दिया जाएगा वाई एक्स, कुछ फंक्शनल दिया जाएगा, जैसे मान लो साइन एन स्क्वायर एक्स अपॉन एन दे दिया गया, और दूसरा आपको दिया जाएगा वाई वन एक्स, कुछ दिया जाएगा जीरो, कहाँ पे, एक इंटरवल में दिया जाएगा, वो जो भी इंटरवल हो, इस तरीके से, है ना। मान लो ये क्वेश्चन है, तो प्रॉक्सिमिटी निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा वाई माइनस वाई वन का मॉड। तो y माइनस वाई वन का मॉड निकालोगे तो हमारे पास आएगा साइन एन स्क्वायर एक्स अपॉन एन, क्योंकि साइन फंक्शन लेस आर इक्वल टू वन होता है तो लेस आर इक्वल टू वन बाई एन आ गया। अब जैसे देखो n को हम इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो ये जीरो की तरफ जाएगा, एज n गोइंग टू इन्फिनिटी। ओके, बहुत बढ़िया। फिर आप क्या निकालोगे, y डैश माइनस वाई वन डैश, वाई डैश यानी साइन एन स्क्वायर एक्स, इसका हम करेंगे क्या, डिफरेंशियल। तो जैसे ही आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो साइन का क्या आ जाएगा, कॉस एन स्क्वायर एक्स, और एन स्क्वायर एक्स का करोगे तो एन स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है, एन, जीरो का तो वही रहेगा, तो एक एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा। कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो ये हमारे पास एन आ जाएगा एक्चुअली में।
जब ये हमारे पास n आ जाएगा तो ये हमें इन्फिनिटी की तरफ जाएगा एज n इज गोइंग टू इन्फिनिटी। तो देखो ये वैल्यूज़ क्या हो गई, एक हमारे पास तो जीरो आई लेकिन एक इन्फिनिटी की तरफ भाग गई। इसका मतलब जो कर्व है वो क्या होगा, क्लोज होगा। किसके क्लोज होगा, जीरो के सेंस में क्लोज है ना। हेंस द कर्व क्लोज टू द सेंस ऑफ जीरो ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी। मतलब जो पहली प्रॉक्सिमिटी है, फर्स्ट टाइम जो हमने प्रॉक्सिमिटी अप्लाई की उस सेंस में क्लोज है, लेकिन उसके आगे जो प्रॉक्सिमिटी हम अप्लाई करेंगे डेरिवेट करके उस सेंस में वो क्लोज्ड नहीं होगा, है ना। तो हेंस यहाँ पे लिख लो, हेंस द कर्व close in the sense of zero order proximity and not close in higher order proximity and not closed in higher order प्रॉक्सिमिटी और कुछ नहीं, आपको दो फंक्शनल जो दिए जाएंगे यानी दो एक्सट्रीमल जो आपको निकल के आएंगे दिए जाएंगे उनका क्या करना है, मतलब डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का मॉडुलस। अगर वो मतलब फाइनाइट आ रही है तब तो सही है इन्फिनिटी की तरफ जाने पे, अगर फाइनाइट नहीं आ रहा है, इनफाइनाइट चला जा रहा है, तो हम कह देंगे कि मान लो तीसरे ऑर्डर पे इनफाइनाइट आया, मतलब 3 बार डेरिवेटिव करने पे, तो हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर तक ये जो प्रॉक्सिमिटी है वो क्लोज हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में ये जो प्रॉक्सिमिटी है वो क्लोज नहीं होगी। बस इतनी बात है, ठीक। अब जैसे मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन आए इसी तरीके से, क्वेश्चन बना के दे दिया जाए, मतलब y बराबर आपको दे दिया जाए साइन nx अपॉन n स्क्वायर और y1 आपको दे दिया जाए 0, इंटरवल दे दिया गया 0 से लेके पाई के अंदर। तो आपका पहला काम है y माइनस y1 निकालना। तो ये जब आप निकालोगे तो हमारे पास आएगा साइन nx अपॉन n स्क्वायर माइनस का 0, तो ये हो जाएगा लेस आर इक्वल टू 1/n स्क्वायर। ए भी 0 की तरफ जाएगा, कब, जब n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो 0 की तरफ चला जाएगा। y डैश माइनस y1 डैश निकालोगे तो जब साइन का करोगे तो आ जाएगा cos nx और एक n बाहर आएगा, उस n से कट जाएगा नीचे वाला n, ऐसे आएगा, तो ये 1/n से लेस होगा। ए भी 0 की तरफ जाएगा एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब तीसरी ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी निकालो, y डबल डैश माइनस y1 का डबल डैश, तो cos का हो जाएगा माइनस का साइन nx, नीचे से n और n कट जाएगा बराबर 0, लेस आर इक्वल टू क्या आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, कर्व जो है वो क्लोज है इन सेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी। ये 0 ऑर्डर है प्रॉक्सिमिटी या फर्स्ट ऑर्डर है प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी एंड नॉट क्लोज्ड इन हायर ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी। क्लोज का मतलब उसको n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 आना चाहिए, है ना। तो लिखो द कर्व आर क्लोज in the sense of first order proximity are not higher order। ठीक, ये आपका हो गया इससे रिलेटेड। अब सीओबी में इतने ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम मैंने करवा दिए हैं। फिर भी अगर कुछ छूटे उठेगा तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कराएंगे तब आपसे डील कर लेंगे कि सीओबी में छूटा तो फिलहाल नहीं है, क्वेश्चन कराएंगे तो अगर कोई मतलब थ्योरी में या ऐसा वैसा कोई वर्ड छूटा हुआ होगा तो उसको हम डील कर लेंगे, है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सीओबी फिनिश हो गया, अब हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे आपका, जो आपका प्योर मैथ से रिलेटेड है। सीक्वेंस सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है, थोड़ा लंबा जाएगा ये यूनिट, हो सकता है 10 उस लेक्चर में जाए, ठीक है। तो बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।